नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल। और इस काल से जिस तरह आपने पिछली कक्षा में भक्तिकाल पढ़ा, तो इस कक्षा में आपको रीतिकाल पढ़ना है। और रीतिकाल से संबंधित 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं, जिनको मैं करवा दूंगा धीरे धीरे। अब जहाँ तक रीतिकाल का संबंध है, तो सबसे पहले आपको ये पता आना चाहिए कि रीतिकाल है क्या, इसका नामकरण रीतिकाल ही क्यों किया गया, इस काल के कौन कौन से कवि हैं, और इस काल में क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं, क्या क्या विशेषता रही हैं इस काल की, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इन सारे प्रश्नों को बाद में डिस्कस करेंगे। और आज हम प्रश्न उठा रहे हैं रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त परिचय देते, यानी कि संपूर्ण रीतिकाल को ले रहे हैं और इस संपूर्ण रीतिकाल में क्या था और कौन कौन से कवि थे, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उनकी विशेषताएँ क्या हैं, ये हम इस प्रश्न के अंदर वो करेंगे, विवेचित करेंगे। तो बात रीतिकाल की है, तो आपको पता है, आपने पिछली कक्षा में भक्तिकाल पढ़ा था, और भक्तिकाल के आगे जो काल आता है उसे रीतिकाल नाम दिया गया है। अब रीतिकाल से संबंध में सबसे पहले मैं आपको छोटा छोटा ये बता देता हूँ कि रीतिकाल का जो समय है वो, अब हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। और जो इसका समय है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका समय कब होगा, इसका समय होगा 1643 से 1843। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसका समय इतना मतलब माना गया है। अब रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, तो उनको हम उठा रहे हैं आगे। इसमें प्रमुख कवि आपको मैं बता देता हूँ कि इस काव्य में कम से कम 100 से 150 तक कवि आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें बिहारी है, देव, केशव, घनानंद, भूषण, पद्माकर, मतीराम, बोधा, ठाकुर, आलम आदि प्रमुख हैं। अन्य कवि भी बहुत सारे हैं, जिनको मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा अगले प्रश्नों में। अब इससे अगला पॉइंट हम उठा रहे हैं, कौन सा है, इसमें है रीतिकाल की विशेषता और या इसकी प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो मैंने कवि बताए हैं उन कवियों के काव्य में कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, उन सभी प्रवृत्तियों को, संपूर्ण रीतिकाल को, यानी कि 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक जो ये समय है, इस समय की सभी प्रमुख बातों को यहाँ इस प्रश्न में रखना है, और इसको हम बिंदु वाइज बांटते चलेंगे। मोटे मोटे रूप से हम कह सकते हैं इस काल में 2 प्रवृत्तियाँ थी, यानी कि नंबर 1 पे आप लगा लो मुख्य प्रवृत्तियाँ, और नंबर 2 पे हो गई गौण प्रवृत्तियाँ। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आगे इसके दोनों के बारे में बिंदुओं के माध्यम से हम बताएंगे। अब मुख्य प्रवृत्तियों में कौन सी हैं, एक तो हो गई रीति निरूपण और दूसरी हो गई श्रृंगारिकता, ठीक है। और गौण प्रवृत्तियों में हम बात करें तो एक तो हो गया वीर काव्य, दूसरा हो गया भक्ति, और तीसरा हो गया नीति। यानी कि मुख्य रूप से ये 5 ही, इन 5 को हम और ज़्यादा आगे बढ़ा करके बिंदु वाइज इनका वर्णन करेंगे। अब इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और इस जो ये काल है वो राजाओं का काल रहा है। और राजा कैसे होते हैं हमारे, आप सभी को पता होगा कि विलासी। तो इन कवियों का लक्ष्य नहीं था, बल्कि मजबूरी थी उनकी विलासिता को बढ़ाना या उनकी विलासिता का निरूपण करना। क्यों? क्योंकि उन्हें इन्हीं राजाओं से दान, धन संपदा या इनकी जीविका चलती थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। अगला बिंदु है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। अब आपको ये समझना है कि लक्षण होते क्या है, तो इसके बारे में मैं बिल्कुल मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। लक्षण ग्रंथ कौन से हैं कि
काव्य किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, रीति किसे कहते हैं, यानी कि हमारे जो संस्कृत के कवियों ने काव्य की परिभाषा दी थी, काव्य के लक्षण दिए थे, उन्हीं परिभाषाओं को, उन्हीं लक्षणों को आधार मान करके इस काल के अधिकांश कवियों ने अपने ग्रंथों की रचना की है। यहाँ पर मैंने नीचे आपको दिखा रखा है, जैसे कि दंडी है, मम्मट है, राजशेखर है। तो ये जो दंडी और मम्मट है ये 8वीं शताब्दी के कवि हैं, राजशेखर है ये 14वीं या 16वीं शताब्दी का कवि है। तो इन कवियों ने क्या काव्य के बारे में जो बातें बताई है ना संस्कृत में, उन्हीं बातों को इन्होंने थोड़ा तोड़ मरोड़ करके ब्रजभाषा में प्रस्तुत कर दिया। तो ये थे लक्षण ग्रंथ, यानी कि जो देव, चिंतामणि, भिखारीदास, केशव, अनेक कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो ये इस काल की प्रधान प्रवृत्ति या मुख्य प्रवृत्ति कही जा सकती है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला है पॉइंट कौन है, श्रृंगार निरूपण। अब बात करें हम श्रृंगार निरूपण की, तो हम कह सकते हैं कि यह प्रवृत्ति भी इस काल की मुख्य प्रवृत्ति। बात श्रृंगारिता करें तो श्रृंगार, मैंने कहा कि ये युग है, पहले ही बता दिया था, ये आपको ध्यान रखना, ये युग है जिसमें राजाओं का युग है, यानी कि हमारे संपूर्ण भारत पर विभिन्न राजाओं का राज्य रहा है। और ये जो कवि थे ना, ये इन राजाओं के राज दरबार में रहते थे और उन्हीं से इनको आजीविका प्राप्त होती थी। तो कहने का मतलब है, जो पहली प्रवृत्ति थी लक्षण, और दूसरी प्रवृत्ति मैंने बताया है श्रृंगार निरूपण। अब श्रृंगारिक जो निरूपण है इन कवियों का, वो इनकी मजबूरी थी, क्योंकि रीति निरूपण की श्रृंगारिकता एक और यहाँ पर क्या था, राजा था, और उन राजा भी कैसा था, विलासी था, उसको राजकाज से कुछ लेना देना नहीं था। तो इन कवियों ने भी उन्हीं के व्यक्तित्व को ध्यान में रख करके, उन्हीं की विशेषताओं को ध्यान में रख करके अपने काव्य की रचना की, अर्थात श्रृंगार। और इनका श्रृंगार जो वर्णन है, श्रृंगार वर्णन दो प्रकार का होता है, कि एक तो होता है संयोग पक्ष श्रृंगार का, एक होता है वियोग पक्ष श्रृंगार का। लेकिन इन्होंने श्रृंगार के संयोग पक्ष को ही अधिक रखा है। नीचे आपके पंक्ति दिख रही है, ये पद्माकर की लिखी हुई पंक्ति है। तो कहने का मतलब ये है कि इस काल में जो नारी थी वो सिर्फ एक खिलौना मात्र थी। तो इन लोगों ने जो प्रेम है और उसमें जो श्रृंगार है उसका जो वर्णन किया है वो विलासितापूर्ण वर्णन है। तो इन कवियों की नज़र में नारी का श्रृंगारिक वर्णन करना ही मुख्य लक्ष्य रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये जिसके आश्रय में रहते थे उनको यही पसंद था। तो इनकी जो दृष्टि थी कवियों की नारी के प्रति वो सामंतीय थी। ये उस पुरुष के समकक्ष समाज की चैतन्य इकाई अथवा पुरुष का अभिन्न अंग न समझकर भोग के समान संपत्ति और उसे भोग का मात्र उपकरण समझते थे। तो इनका जो श्रृंगारिक निरूपण है वो एक तरह से कृत्रिम, बनावट और जानबूझकर किया गया है। अगला पॉइंट हम उठा रहे हैं अलंकारिकता। अब बात अलंकारों की करें तो ये जो कवि थे इनका लक्ष्य क्या था, अपने को विद्वान दिखाना। और इस विद्वान दिखाने के चक्कर में ये क्या कर गए, काव्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया इन्होंने। जानबूझकर इन कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों की भरमार लगा दी, यानी कि एक एक पंक्ति में 10-10, 15-15 अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया, वो भी जानबूझकर। तो कहने का मतलब ये है कि अलंकार क्या होते हैं, एक तरह से एक साधन होते हैं काव्य को संवारने के, काव्य को सुधारने के या सुंदर बनाने के, लेकिन इन्होंने इस साधन का गलत प्रयोग किया। तो ये भी इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। अब अगला प्रश्न है प्रकृति चित्रण। अब बात हम प्रकृति चित्रण की करें तो रीतिकाल के जो अधिकांश कवि थे
उन्होंने भी प्रकृति चित्रण किया है, लेकिन प्रकृति चित्रण इनका एक प्रमुख उद्देश्य नहीं था, बल्कि इन्होंने प्रकृति के माध्यम से श्रृंगार भावना को चित्रित किया है, यानी कि अश्लीलता को परोसा है। यद्यपि प्रकृति के दो रूप मुख्य माने जाते हैं, एक तो आलंबन होता है, आलंबन एक उद्दीपन होता है, लेकिन इन कवियों ने क्या है, श्रृंगार भावना को मतलब प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए क्या है, प्रकृति का जो वर्णन किया है वो आलंबन रूप में अधिक किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इनका जो प्रकृति चित्रण है वो भी एक तरह से स्वाभाविक न होकर के बनावटी ही कहा जाएगा। अब अगला है, देखते हैं, अगला है नारी चित्रण। अब आपको एक बात समझना ज़रूरी है कि जितने भी हमारे राजा हुए हैं, तो उन राजाओं की नज़र में जो नारी है वो मात्र एक उपकरण मात्र रही है। उसके अस्तित्व की, उसकी अस्मिता की, उसके अधिकारों की इन राजाओं की नज़र में या इन राज दरबारों में कोई महत्व नहीं था। तो फलतः क्या हुआ, इस काल के जो कवियों ने है वो भी राजाओं की मनोस्थिति को समझ करके नारी का ऐसा ही चित्रण किया है जो कि राजा चाहते थे, यानी कि एक उसको उपकरण के रूप में ही प्रस्तुत किया है। यद्यपि कुछ कवि हुए हैं इस काल में जिनके काव्य में जो नारी चित्रण है वो सुंदर बन पड़ा है, परंतु ये न के बराबर रहे हैं। तो आगे हम इनके बारे में बात करेंगे अगले प्रश्नों में, कौन से कवि थे जो जिन्होंने नारी का स्वाभाविक और वास्तविक और सुंदर चित्रण किया है, वो हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। अब अगला बात इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम भक्ति और नीति की। अब बात अगर भक्ति की करें तो इस काल में भक्ति भी थी, लेकिन भक्ति क्या थी, गौण प्रवृत्ति थी। अब इन्होंने भक्ति का जो जिक्र किया है वो अपने काव्य के आरंभ में किया है। आरंभ में ही इन्होंने अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है, लेकिन वो भक्ति भावना नहीं है जो कि भक्ति काल में थी, जो कि देवी देवताओं की जो इन्होंने भक्ति की है वह मात्र एक तरह से मंगलाचरण में या आरंभ में ही इन्होंने प्रस्तुत। यद्यपि इस काल के जो भगत कवि हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, दरिया साहब है इस काल में हुआ है, जगजीवन इस काल में हुआ है, यानी कि रीति काल में जहाँ सामंती और राजाओं का जीवन विलासिता से भरा था, वहीं सामान्य जनता जो सच्ची और सीधी सादी थी और इन सब चीज़ों से दूर थी, वो धर्म में विश्वास करती थोड़ा बहुत। अब इनकी जो भक्ति भावना हो कबीर और जायसी जैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कवि हुए हैं जिनके काव्य में भक्ति भावना भी विद्यमान है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, नीति संबंधी जो हैं वो गिरधर हैं, मतीराम हैं, बिहारी हैं, इनके काव्य में भी नीति संबंधी बातें और भक्ति संबंधी बातें पाई जाती हैं। अब अगला बिंदु वीर काव्य। तो कह सकते हैं कि जो इस काल का जो काव्य है उसमें वीरता की भी झलक है, लेकिन जो वीरता की झलक है इन्होंने किसके माध्यम से प्रस्तुत की है, अपने आश्रयदाताओं के माध्यम से। यानी कि जिस तरह भूषण जिसके राज दरबार में रहता था, जिस राजा के राज दरबार में रहता था उसकी वीरता का गुणगान कर दिया, देव जिस राजा के दरबार में रहता था उसकी वीरता का गुणगान कर दिया। तो यानी कि अपने आश्रयदाताओं की जो वीरता है उसका इन्होंने अपने काव्य की रचनाओं में वर्णन किया है। तो ये इस काल की भी मुख्य प्रवृत्ति रही है। यद्यपि वो जो इन्होंने जो वर्णन किया है वो वास्तविक नहीं है, वो एक तरह से कृत्रिम एवं बनावटी है। तो हम कह सकते हैं कि रीतिकाल का जो वीर काव्य संबंधी जो वर्णन मिलता है वो अधिकांश रूप से कृत्रिम, अवास्तविक एवं बनावटी है। अब अगले बिंदु के माध्यम से दरबारी काव्य। अगर हम बात करें दरबारी काव्य, तो इस काल के जो अधिकांश कवि थे, मैंने पहले ही बता दिया, राजाओं के दरबार में रहते थे और उन्हीं से रोटी पाते थे, और इनको अपनी रोटी कमाने के लिए या रोजी रोटी बरकरार रखने के लिए, पेट भरने के लिए इन्होंने जो दरबार का जो वातावरण था उसी को ही इन्होंने अभिव्यक्त किया अपने काव्य द्वारा, ताकि राजा प्रसन्न हो और इनको कुछ दान दक्षिणा के रूप में कुछ धन प्राप्त हो सके। तो ये उनकी मजबूरी कही जा सकती है कि इस काल का जो संपूर्ण काव्य था वो दरबारी काव्य बनकर ही रह गया। अब अगला है, तो कहने का मतलब है अधिकांश कवियों ने क्या है, लक्षणों पर आधारित अपनी कृतियों की रचना की है।
तो इसका पॉइंट हम देखते हैं अगला कौन सा है, काव्य रूप। अब बात करते हैं हम अगला काव्य रूप। काव्य रूप क्या होता है? जिस तरह मैंने बताया है भक्ति काल में कि काव्य के जो रूप थे वो किस प्रकार के थे, तो इसमें काव्य मोटे रूप से दो ही होते हैं। जैसे एक प्रबंध काव्य होता है, एक मुक्तक काव्य होता है। प्रबंध क्या होता है? जो बंधा हुआ होता है। तो इस काल के कवियों ने क्या है, दोनों प्रकार के काव्य लिखे हैं, प्रबंध काव्य भी लिखे हैं और मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। तो ये इस काव्य की भी मतलब प्रधान प्रवृत्ति रही है। अब बात करते हैं ब्रज भाषा की प्रधानता। तो इस काल का जो भाषा रही है वो ब्रज रही है, और इन्होंने ब्रज भाषा में ही जो मैंने पीछे विषय बताए उनका वर्णन बड़ा ही मतलब भाषिक रूप से, यानी कि श्रृंगार है, जो प्रकृति है, जो दरबारी संस्कृति है, यानी कि ब्रज भाषा में ही किया है। खड़ी बोली जिस भाषा का हम आज प्रयोग कर रहे हैं वो इस युग की भाषा नहीं थी। अब बात करते हैं शिल्प पक्ष की। अगर बात करें कि मौलिकता को अगर हटा दिया जाए, यानी कि मौलिकता का मतलब इस काल का जो काव्य रचा गया वो मौलिक नहीं है। जैसे राजाओं की विलासिता है, नारी का भी अच्छा चित्रण नहीं है, एक तरह से वो मौलिक, इसका मौलिक नहीं कह सकता। लेकिन अगर मौलिकता के पक्ष को हटा दिया जाए, तो अगर इसको शिल्प को देखा जाए तो इस काल में जो अलंकार योजना है, जो भाव उनकी जो प्रतीक योजना है, उपमान योजना है, वो बड़ी सुंदर बन पड़ी है। तो कहने का मतलब है इसका जो शिल्प पक्ष है वो अपने आप में अद्भुत है। तो इस युग में यद्यपि हर प्रकार के जो काव्य रचना है वो हुई है, और कहीं ना कहीं लेकिन इसमें सामाजिकता नहीं है। यानी कि एक तरह से जो भक्ति काल में सामाजिकता थी वो इस काल में नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि इस काल के में ज्ञान भी है, प्रेम भी है, भक्ति भी है, नीति भी है और वीर भी है, मतलब वीरता भी है। लेकिन जो पूर्व के काल की थी और जो इस काल की जो विशेषता है इस काव्य की, वो इतनी अच्छी नहीं है। छंद के क्षेत्र में कवियों ने काफ़ी काम किया है इस युग में। दोहा है, चौपाई है, कविता है, सवैया है आदि अनेक छंदों का प्रयोग करके इन्होंने अपनी काव्य शक्ति का भी प्रदर्शन किया है। अब इसमें श्रृंगार और लौकिक श्रृंगार और भोग प्रधान प्रवृत्तियों की प्रधानता होते हुए भी इन कवियों ने जनजीवन का जो वर्णन है वो नए के बराबर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो इसका जो शिल्प पक्ष है, इसका जो निष्कर्ष है, हम यही कह सकते हैं कि इस काल में मतलब मौलिकता के न होते हुए भी, यानी कि भाषा की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से ये काल काफ़ी समृद्ध रहा है। धन्यवाद।